तो चलिए आज बात करते हैं वर्कप्लेस सेफ्टी के बारे में। और जब हम ये शब्द सुनते हैं तो दिमाग में अक्सर वो कंस्ट्रक्शन साइट, हार्ड हैट और पीले रंग की सेफ्टी जैकेट वाली इमेज आती है। बिल्कुल। पर आज हमारे पास जो दस्तावेज हैं वो बताते हैं कि यह सिर्फ कुछ नियमों की लिस्ट नहीं है। नहीं, ये एक पूरा माइंडसेट है, एक कल्चर है। जी, ये एक पूरी सोच है कि कैसे काम करने की जगह को, मतलब प्रोडक्शन के माहौल को इतना सुरक्षित बनाया जाए कि लोग चोट और बीमारी से बचे रहें। हमारे स्रोत इंडस्ट्रियल सेफ्टी के कुछ बहुत ही दिलचस्प सिद्धांतों की बात करते हैं। हाँ, जिसमें जापानीज टेक्नोलॉजी से लेकर इंसानी गलतियों के पीछे की साइकोलॉजी तक शामिल है। बिल्कुल। और ये बातें सिर्फ बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियों पर ही लागू नहीं होती। सही बात है। तो आज हम इसी की गहराई में उतरेंगे। हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये दुर्घटनाएं होती ही क्यों हैं, क्या उन्हें होने से पहले ही रोका जा सकता है, और कैसे वो छोटी-छोटी चीजें जिन्हें हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं, असल में सबसे बड़े खतरों की वजह बनती हैं। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो सेफ्टी की बात आते ही जैसा मैंने कहा, दिमाग में नियम कानून और सावधानी हटी दुर्घटना घटी जैसे पोस्टर आते हैं। ये एक तरीका है सुरक्षा के बारे में सोचने का। हाँ, पर हमारे स्रोत बताते हैं कि ये अधूरा है। अधूरा है। जी। असल में सुरक्षा को लेकर दो बहुत अलग-अलग, आप कह सकते हैं, फिलोसॉफिकल अप्रोचेस हैं। अच्छा। हाँ, और ये अंतर समझना बहुत जरूरी है। पहली अप्रोच है परिणाम उन्मुख या रिजल्ट ओरिएंटेड। हाँ। ये एक टॉप डाउन तरीका है। टॉप डाउन मतलब? इसका मतलब है आप इंतजार करते हैं कि कोई दुर्घटना हो और फिर आप उसकी जांच पड़ताल करते हैं, विश्लेषण करते हैं ताकि वो दोबारा ना हो। जैसे सुरक्षा के लिए गाइडलाइंस बनाना, साल भर का सेफ्टी प्लान तैयार करना, ये सब इसी में आता है। ये जरूरी है, पर ये हमेशा घटना के बाद आता है। ये रिएक्टिव है। मतलब कुछ गलत हो जाए फिर उससे सबक सीखो। हाँ, पर इसमें तो नुकसान हो चुका होता है ना। एग्जैक्टली वही मैं कहने वाला था। तो फिर दूसरी अप्रोच क्या है, वो इससे बेहतर कैसे है? दूसरी अप्रोच है कारक उन्मुख, यानी फैक्टर ओरिएंटेड। ये बॉटम अप है और ये प्रोएक्टिव है। इसका लक्ष्य ही यह है कि दुर्घटना हो ही ना। प्रोएक्टिव मतलब पहले से ही एक्शन लेना। बिल्कुल। स्रोत में इसे समझाने के लिए एक बेहतरीन एनालॉजी दी गई है। सोचिए कि एक बड़ी आपदा एक अपराध है। उस अपराध के पीछे के कारण अपराधी हैं, लेकिन उन अपराधियों के पीछे कुछ छोटे-छोटे संदिग्ध कारक होते हैं। अच्छा, संदिग्ध कारक। तो ये कारक उन्मुख अप्रोच एक जासूस की तरह काम करती है। ये सीधे अपराध होने का इंतजार नहीं करती। ये उन संदिग्ध कारकों को पहले ही ढूंढ निकालती है और उन्हें खत्म कर देती है, इससे पहले कि वो अपराधी बने और कोई अपराध करे। वाह, ये तो वाकई एक बड़ा शिफ्ट है सोच में। आप सिर्फ आग बुझाने पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप उन चिंगारियों को ढूंढ रहे हैं जिनसे आग लग सकती है। बिल्कुल यही। लेकिन यहाँ एक मुश्किल सवाल आता है। दस्तावेज में एक लाइन है, त्रुटि मानव जाति का भाईचारा है। मतलब गलती करना तो इंसान के स्वभाव में है। हम थक जाते हैं, हमारा ध्यान भटक जाता है। तो हम इन छोटी छोटी मानवीय भूलों को कैसे रोक सकते हैं? आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं, और इसी सवाल का जवाब हमें 1941 के एक बहुत ही मशहूर नियम से मिलता है, हेनरिक का नियम, यानी हाइनरिक्स लॉ। हेनरिक का नियम? जी, हर्बर्ट हेनरिक एक सेफ्टी इंजीनियर थे और उन्होंने लगभग 5 लाख औद्योगिक दुर्घटनाओं के आंकड़ों का अध्ययन किया। 5 लाख, वो तो बहुत ही बड़ा डेटा सेट है। तो उन्होंने इन 5 लाख दुर्घटनाओं को देखना शुरू किया। और मुझे लगता है कि ज्यादातर लोग यही सोचेंगे कि बड़ी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए बड़ी दुर्घटनाओं पर ही ध्यान देना चाहिए। लेकिन उन्होंने जो पाया वो बिल्कुल उल्टा था, है ना? बिल्कुल उल्टा। उन्होंने पाया कि बड़ी दुर्घटनाएं असल में एक बहुत बड़े आइसबर्ग का सिरा होती हैं। जो हमें दिखता नहीं वो कहीं ज्यादा बड़ा और खतरनाक है। उन्होंने दिखाया कि हर एक बड़ी चोट वाली दुर्घटना के पीछे उसी जगह पर 29 छोटी मोटी चोट वाली दुर्घटनाएं होती हैं। ठीक है, एक के पीछे 29। और सबसे जरूरी, उन 29 छोटी चोटों के नीचे 300 ऐसी घटनाएं छिपी होती हैं जहां कोई घायल ही नहीं हुआ। 300 बाल बाल बचे वाले पल। 1.29.300 का अनुपात, ये तो दिमाग हिला देने वाला है। मतलब एक बड़ी गंभीर चोट के पीछे 300 ऐसे मौके थे जब हादसा होते होते बचा। जी। जैसे किसी का पैर सीढ़ी से फिसल गया पर वो गिरते गिरते संभल गया, या किसी के सिर के पास से कोई औजार गिरा पर उसे लगा नहीं। ये सब बिल्कुल। और लोग अक्सर इन 300 घटनाओं को नजरअंदाज कर देते हैं, सोचते हैं चलो कुछ हुआ तो नहीं और आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन हेनरिक ने कहा
कि असली खजाना, असली डेटा वहीं छिपा है। उन 300 नियर मिसेस में? एग्जैक्टली वो 300 क्लोज कॉल्स ही उस पिरामिड की नींव है। अगर आप उस नींव को ही हटा दें, यानी उन 300 घटनाओं के कारणों को खत्म कर दें, तो वो एक बड़ी दुर्घटना का पिरामिड कभी खड़ा ही नहीं हो पाएगा। इसका मतलब है कि हमारे पास खतरे के 300 सिग्नल थे जिन्हें हम पकड़ सकते थे। लेकिन इन छोटी छोटी बातों को पकड़ना तो लगभग नामुमकिन लगता है। दिन भर में ऐसी कितनी ही चीजें होती होंगी, क्या इन्हें रोकने का कोई प्रैक्टिकल तरीका भी है? हाँ, और यहीं पर कुछ बहुत ही दिलचस्प जापानी तकनीकें सामने आती हैं जो इंसानी व्यवहार पर फोकस करती हैं। पहली है KYT और KYK। KYT? हाँ, KYT का पूरा मतलब है कि कैन योची ट्रेनिंग, जिसका सीधा सा अनुवाद है जोखिम पूर्वानुमान प्रशिक्षण। जोखिम का पूर्वानुमान मतलब पहले से अंदाजा लगाना कि क्या गड़बड़ हो सकती है। जैसे हम किसी लंबी ड्राइव पर जाने से पहले सोचते हैं कि टायर पंक्चर हो सकता है, तो स्टकनी चेक कर लो, कुछ वैसा ही। बहुत अच्छा उदाहरण है, बिल्कुल वैसा ही। ये कर्मचारियों को मानसिक रूप से ट्रेनिंग देने का एक कार्यक्रम है ताकि वो काम शुरू करने से पहले ही संभावित खतरों को भांप सकें। और KYK क्या है? और KYK यानी किंकेन योची कात्सुदो इसी ट्रेनिंग का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। काम शुरू करने से पहले टीम एक साथ मिलकर कुछ मिनटों के लिए चर्चा करती है। आज इस काम में क्या क्या खतरे हो सकते हैं, हमारा सेफ्टी गोल क्या है, ये उन्हें मानसिक रूप से तैयार कर देता है। ठीक है, तो KYT से आप काम शुरू करने से पहले मेंटली प्रिपेयर हो जाते हैं। लेकिन असली चुनौती तो काम के बीच में आती है, जब आप 4-5 घंटे से वही काम कर रहे हैं और ध्यान भटकने लगता है। उस ऑटो पायलट मोड से कैसे बचें? उस ऑटो पायलट मोड को तोड़ने के लिए ही एक और बहुत प्रभावी तकनीक है जिसका जिक्र स्रोत में है, पॉइंटिंग और कॉलिंग। एक मिनट, पॉइंटिंग और कॉलिंग? ये सुनने में तो बहुत अजीब है, मतलब इशारा करना और बोलना। अगर मैं अपने ऑफिस में ऐसा करने लगूं तो लोग मुझे पागल समझेंगे। क्या ये सच में काम करता है? आपका सवाल जायज है, ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? हाँ बिल्कुल। लेकिन ये बेहद शक्तिशाली तकनीक है। इसकी शुरुआत जापान के रेलवे सिस्टम से हुई थी, जो अपनी जबरदस्त सुरक्षा और समय की पाबंदी के लिए जाना जाता है। अच्छा। इसमें होता यह है कि ड्राइवर जब सिग्नल देखता है तो वो सिर्फ देखता नहीं है, वो सिग्नल की तरफ उंगली से इशारा करता है और जोर से बोलता है, सिग्नल हरा है, ठीक है। अच्छा, तो वो खुद को कंफर्म कर रहा है जोर से बोलकर। एग्जैक्टली। ऐसा करने में आपकी कई इंद्रियां एक साथ काम करती हैं। आंखें देखती हैं, हाथ इशारा करता है, मुंह बोलता है और कान सुनते हैं। यह दिमाग को ऑटो पायलट से बाहर खींचकर वर्तमान क्षण पर पूरी तरह केंद्रित कर देता है। और इसका असर होता है? असर होता है। डेटा दिखाता है कि इस एक तकनीक से मानवीय गलतियां 1/3 यानी 1/3 तक कम हो जाती हैं। वाह, 1/3! ये तो कमाल है। लेकिन फिर भी जैसा हमने पहले कहा, इंसान तो इंसान है। हम किसी से हमेशा 100% सावधान रहने की उम्मीद नहीं कर सकते। तो क्या इसका कोई ऐसा हल है कि हम सिस्टम को ही इतना स्मार्ट बना दें कि इंसान की गलती की गुंजाइश ही कम हो जाए? बिल्कुल। और इसी सोच को कहते हैं अंतर्निहित सुरक्षा या इनहेरेंट सेफ्टी। इनहेरेंट सेफ्टी। इसका मूल सिद्धांत है कि सुरक्षा कोई बाहरी चीज ना हो जिसे बाद में जोड़ा जाए, बल्कि वो सिस्टम के डिजाइन का ही एक हिस्सा हो। इसके 2 मुख्य प्रकार हैं। पहला है फेल सेफ। फील सेफ? इसका मतलब अगर सिस्टम फेल भी हो तो वो सुरक्षित तरीके से फेल हो। सही पकड़ा। फेल सेफ डिजाइन ये पक्का करता है कि अगर उपकरण में कोई खराबी आए तो वो किसी खतरनाक स्थिति में जाने के बजाय एक सुरक्षित मोड में चला जाए या बंद हो जाए। अच्छा, जैसे घर में लगा सर्किट ब्रेकर, जैसे ये लोड ज्यादा होता है वो ट्रिप हो जाता है और बिजली काट देता है ताकि कोई आग ना लगे। एकदम सही उदाहरण। या जैसे एक केरोसिन हीटर जो गिरने पर अपने आप बुझ जाता है। हाँ हाँ। और दूसरा प्रकार है फूल प्रूफ। इसे जापान में एक और मजेदार नाम से जानते हैं, पोकायोके। पोकायोके? जी, जिसका मतलब है गलती से बचाओ। ये डिजाइन आपको गलती करने ही नहीं देता। इसका एक क्लासिक उदाहरण है बड़ी प्रेस मशीनें, जिन्हें चलाने के लिए आपको दोनों हाथों से एक साथ 2 अलग-अलग बटन दबाने पड़ते हैं, ताकि आपका कोई भी हाथ गलती से भी मशीन के नीचे ना आ सके। ब्रिलियंट। जी। या फिर क्रेन में लगा ओवरवाइंडिंग प्रिवेंशन डिवाइस। ये क्रेन को एक निश्चित ऊंचाई से ज्यादा वजन उठाने ही नहीं देता ताकि क्रेन पलट ना जाए। यहाँ डिजाइन ही मानवीय भूल की संभावना को खत्म कर रहा है। ठीक है, तो हमने स्मार्ट सिस्टम बना लिए, लोगों को KYT जैसी ट्रेनिंग भी दे दी, लेकिन समय के साथ तो मशीनें घिसती हैं और लोग भी कभी-कभी लापरवाह हो जाते हैं। तो इन सब चीजों को बनाए रखने के लिए नियमित जांच की भी कोई भूमिका होगी? भूमिका ही नहीं, ये पूरी सुरक्षा व्यवस्था की रीढ़ है।
स्रोत के अनुसार निरीक्षण यानी इंस्पेक्शन मुख्य रूप से 3 तरह के होते हैं। ओके। पहला है नियमित निरीक्षण, जो कानूनन जरूरी होता है, जैसे महीने में एक बार या साल में एक बार होने वाली जांच। दूसरा है विशेष निरीक्षण, जो किसी असामान्य घटना जैसे तूफान या भूकंप के बाद किया जाता है। और तीसरा, मुझे लगता है वो सबसे जरूरी होगा। हाँ, तीसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण है दैनिक निरीक्षण। ये हर रोज होता है। काम शुरू करने से पहले मशीनों और औजारों की जांच, काम के दौरान ये देखना कि लोग सुरक्षित तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं, और काम खत्म होने के बाद ये पक्का करना कि सब कुछ साफ सुथरा और अपनी जगह पर है। सही बात है। अक्सर सबसे ज्यादा खतरे इसी दैनिक स्तर पर पकड़े जाते हैं। बिल्कुल। निरीक्षण के अलावा एक और चीज है जो सीधे सीधे इंसान की जान बचाती है, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण यानी पीपीई। हाँ, प्रोटेक्टिव गियर या पीपीई सुरक्षा की आखिरी दीवार है। जब बाकी सब कुछ फेल हो जाए तो ये सीधे आपके शरीर को बचाता है। इसमें हार्ड हैट, सेफ्टी गॉगल्स, ईयर प्लग्स, दस्ताने, सेफ्टी शूज, ये सब आते हैं। और मास्क जैसी चीजें भी। जी, मास्क जैसी चीजें जहरीली गैस या धूल से फेफड़ों को बचाती हैं। लेकिन पीपीई पहनना अक्सर आरामदायक नहीं होता। गर्मी लगती है, काम करने में दिक्कत होती है। क्या ये एक बड़ी चुनौती नहीं है कि लोग इसे सही तरीके से और लगातार इस्तेमाल करें? ये एक बहुत बड़ी और व्यावहारिक चुनौती है। इसीलिए सिर्फ पीपीई देना काफी नहीं है। ये सुनिश्चित करना मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है कि पीपीई अच्छी क्वालिटी के और आरामदायक हों, उन्हें सही से रखने की जगह हो, और सबसे जरूरी एक मजबूत सुरक्षा संस्कृति हो जहां बिना पीपीई के काम करना सोचा भी ना जा सके। मतलब नियम सबके लिए बराबर होना चाहिए। जी, मैनेजर से लेकर कर्मचारी तक। बहुत सही। तो हमने जोखिम पहचानने से लेकर इंसानी भूल रोकने, सुरक्षित डिजाइन और निरीक्षण तक की बात कर ली। लेकिन दिन के आखिर में कोई कंपनी ये कैसे जानेगी कि उनके इतने सारे प्रयास काम कर भी रहे हैं या नहीं? क्या सुरक्षा को नापा जा सकता है? हाँ, बिल्कुल। और जो चीज नापी जा सकती है उसी को सुधारा भी जा सकता है। इसके लिए कुछ सांख्यिकीय सूचकांकों यानी स्टैटिस्टिकल इंडेक्सेस का इस्तेमाल होता है। अच्छा, वो कौन से हैं? हमारे स्रोत 2 सबसे जरूरी सूचकांकों के बारे में बताते हैं। पहला है दुर्घटना आवृत्ति दर यानी एक्सीडेंट फ्रीक्वेंसी रेट। यह बताता है कि प्रति 10 लाख काम के घंटों में चोट लगने की घटनाएं कितनी हुई। मतलब ये बताता है कि दुर्घटनाएं कितनी बार हो रही हैं। सही। और दूसरा है दुर्घटना गंभीरता दर यानी एक्सीडेंट सिवियरिटी रेट। यह बताता है कि प्रति 1000 काम के घंटों में दुर्घटनाओं की वजह से काम के कितने दिन बर्बाद हुए। अच्छा, तो ये दिखाता है कि जो दुर्घटनाएं हो रही हैं वे कितनी गंभीर हैं। बिल्कुल। तो एक दर है इतनी बार और दूसरी है कितनी गंभीर। इन नंबरों को देखकर कोई भी मैनेजमेंट समझ सकता है कि वो सही रास्ते पर है या नहीं। सही है। इन आंकड़ों की तुलना पिछले डेटा से करके वो देख सकते हैं कि उनकी नीतियां कितनी असरदार हैं। जी। आज की इस पूरी बातचीत के मेरे लिए तो सबसे बड़ा टेक अवे ये है कि वर्कप्लेस सेफ्टी सिर्फ नियमों की एक चेकलिस्ट नहीं है। ये एक जिंदा, सांस लेती हुई प्रणाली है। इसमें कारक उन्मुख सोच से छोटी छोटी चिंगारियों को बुझाना भी है, और हेनरिक के नियम से ये सीखना भी है कि 300 बाल बाल बचे पलों को नजरअंदाज करना कितना खतरनाक हो सकता है। बिल्कुल। साथ ही पॉइंटिंग और कॉलिंग जैसी तकनीकों से इंसान को ज्यादा चौकन्ना बनाना, और फेल सेफ और फूल प्रूफ डिजाइन से मशीनों को ज्यादा समझदार बनाना, ये इंसान और सिस्टम दोनों का एक तालमेल है। बिल्कुल। और अंत में ये सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है, ये सोचने वाली बात है कि ये सारे सिद्धांत जो बड़े बड़े कारखानों के लिए बनाए गए हैं, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कितने काम आ सकते हैं? यह एक बहुत ही दिलचस्प विचार है। क्या हम गाड़ी चलाते समय जोखिम का पूर्वानुमान मतलब KYT लगा सकते हैं? ये सोच सकते हैं कि आगे वाले चौराहे पर क्या गलत हो सकता है? हाँ, ये रसोई में काम करते समय क्या हमारे घरों में लगे उपकरण जैसे प्रेस या माइक्रोवेव फेल सेफ या फूल प्रूफ हैं? बिल्कुल। शायद औद्योगिक सुरक्षा के ये पाठ हम सभी को सिर्फ काम पर ही नहीं बल्कि अपनी निजी जिंदगी में भी ज्यादा